मेरा नाम उम्मे हानी है और ये जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये किस्सा, ये कहानी अब से तकरीबन 44 साल पहले मेरे साथ पेश आया था। अगर आप आज की बात करें, तो आज तो मैं यूएसए में अपने बच्चों के हमरा रहा करती हूँ, लेकिन जिस दौर में ये वाक़या, ये किस्सा मेरे साथ पेश आया था, उस वक्त मैं महज 16 या 17 साल की बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही पतली दुबली सी लड़की हुआ करती थी। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन इतना ज़रूर था कि जो भी मुझसे मिलता तो मेरी तारीफ़ ज़रूर किया करता था। खैर, ये जो किस्सा है, ये उस दौर का किस्सा है जब हम लोग दस्तगीर के अंदर एक ऐसे एरिया में रहा करते थे जिसकी फ्रंट साइड पे आबादी या घर मौजूद थे, जबकि उसकी जो बैक साइड है, उसकी बैक साइड पे एक रेलवे फाटक या आप कह सकते हैं कि रेलवे का ट्रैक मौजूद था। अब जो लोग फेडरल बी एरिया में रहा करते हैं, उनको पता होगा कि गए वक्तों में ये जो दस्तगीर की बैक साइड थी, वहाँ पे ना सिर्फ ट्रेनों की आमदोरफ्त हुआ करती थी, बल्कि अक्सर मालगाड़ियाँ भी उस रास्ते से गुजरा करती थीं। अब हमारा जो घर था, यानी उसकी जो बैक साइड थी, उसके बाद कोई घर मौजूद नहीं था। हाँ, थोड़ा सा खुला एरिया था और उसके बाद रेलवे ट्रैक मौजूद था। तो हम लोग बहुत आसानी के साथ अक्सर रात के औकात में बैक साइड यानी बैक विंडो पे खड़े हो जाते और वहाँ से जो रेलगाड़ी, मालगाड़ी गुजरा करती थीं, उनको अक्सर देखा करते थे। हमारी जो फैमिली थी, क्योंकि उसमें 3 बहनें, 2 भाई मौजूद थे, तो हम तमाम बहनें, यानी जितनी भी बहनें थीं, वो एक कमरे में रहा करती थीं। जबकि जो एक कमरा था, मेरे पेरेंट्स के इस्तेमाल में था और जो तीसरा कमरा था, उसको मेरे भाई इस्तेमाल किया करते थे। खैर, एक दफ़ा कुछ इस तरह से हुआ कि रात के तकरीबन 2 या ढाई बजे का टाइम था। इत्तेफाक से मेरे जितने भी घरवाले हैं, सारे के सारे सो चुके थे और मैं अकेली घर में इधर उधर टहल रही थी। बात ये थी कि मेरे पेपर्स भी शुरू होने वाले थे। तो आमतौर पे जब आपके पेपर्स शुरू होने वाले होते हैं, भले ही आपकी तैयारी हो, लेकिन आपको टेंशन की वजह से नींद नहीं आया करती। तो वैसे ही मैं भी मुसलसल कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह टहलती जा रही थी और बिला आखिर जब मैं थक गई, तो मैंने सोचा कि जो घर की बैक साइड है, यानी जहाँ पे एक बहुत बड़ी सी विंडो मौजूद है और जिस विंडो के ज़रिए हम बैक साइड के एरिया को, यानी रेलवे फाटक को बहुत आसानी से देख सकते हैं, तो क्यों ना मैं कुछ देर वहाँ पे जाके बैठ जाऊँ और अब वहाँ से जो भी ट्रेन या मालगाड़ियाँ गुजरेंगी, तो उनको देख के टाइम पास हो जाएगा। अब ये सोचने के बाद जब मैं अपने कमरे से या उस जगह से निकली और जहाँ से वो जो बैक साइड वाला हिस्सा था नज़र आया करता था, वहाँ आके खिड़की के एतराफ़ में बैठी, तो ऐसा लग रहा था कि आज बहुत ज़्यादा सन्नाटा मौजूद है। शायद कोई ट्रेन या मालगाड़ी इस रूट से नहीं गुजरने वाली। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ पे आके बैठ चुकी थी, तो मुसलसल मैं खिड़की से बैक साइड के एरिया को, जो कि मुकम्मल तौर पे वीरान था, सुनसान था और वहाँ पे इक्का दुक्का बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे, उस तरफ में देखती चली जा रही थी। इसी दौरानिए में जब मैं उन दरख्तों की तरफ देखना शुरू हुई, तो पता नहीं कहाँ से एकदम से मुझे ऐसा लगा कि दरख्त की बैक साइड से शायद कोई निकल के मेरी तरफ चलना शुरू हुआ है। और जैसे ही मैंने उसके ऊपर गौर करना शुरू किया, तो अजीब बात यह थी, एक 18 या 20 साल की लड़की उस तरफ से आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही है। अजीब बात यह थी कि वो जो लड़की थी, वो मुकम्मल तौर पे बरहना थी और इतनी रात में इस हुलिये में उस लड़की का यहाँ पे मौजूद होना और इस तरह से मेरी तरफ बढ़ते चले जाना, मैं एकदम से डर चुकी थी।
पहले तो मुझे यही लगा कि अल्लाह ना करे कोई औबाश नौजवान या इस तरह के जो भी बुरे लोग हैं कहीं ऐसा तो नहीं इस लड़की के पीछे लगे हुए हों। क्योंकि आम तौर पे जो हमारे मोहल्ले के बुजुर्ग थे वो कहा करते थे कि ये जो पीछे वाला हिस्सा है यहाँ पे हीरोइनची, शराबी या इस तरह के बुरे लोग अक्सर रात के औकात में ना सिर्फ आके बैठ जाते हैं बल्कि अजीब व गरीब गंदी गंदी हरकतें किया करते हैं। खैर अभी जबकि मैं उस लड़की को इस हुलिये में देख के हैरान हो रही थी तो मेरी आंखों के सामने सामने वो जो लड़की थी ऐसा लगा जैसे देखते ही देखते कहीं गायब हो गई है। हालांकि इतनी जल्दी उसका मेरी आंखों से ओझल होना या देखते ही देखते मेरे सामने से गायब हो जाना ये किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। हाँ, अगर वो किसी ऐसी जगह पे जाती या मुझसे दूर जाने की कोशिश करती तो कम से कम मुझे वो चलती हुई या भागती हुई नजर आती। अब ये जो कुछ हुआ था ये बहुत ही अजीब था और नाकाबिले फरामोश था। तो मैं कुछ देर तक वहाँ पे बैठने के बाद बिलाखिर वापस अपने बेड के पास आई और जहाँ पे मेरी बड़ी बहन सो रही थी मैं उसके बराबर में आके लेट गई। ये जो रात थी ये बड़ी मुश्किल तरीन रात थी और ऐसा लग रहा था कि मुसलसल मुझे उस कमरे में जिस कमरे में मैं सोने की तैयारी कर रही थी या जिस कमरे में मैं सोने के लिए लेटी हुई थी ऐसा लग रहा था मुझे मुसलसल न सिर्फ खुशबू आ रही है बल्कि किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। खैर जैसे तैसे अल्लाह अल्लाह करके ये रात गुजरी और जब दिन का वक्त शुरू हुआ तो मैं इस वाक़े को मुकम्मल तौर पे भूल चुकी थी। अब जैसे तैसे ये जो दिन था ये तमाम हुआ और मगरिब होने के बाद जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके अंधेरा बढ़ना शुरू हुआ तो मुझे एकदम से कल रात जो वाक़या मेरे साथ पेश आया था वो मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। खैर मैं कोशिश कर रही थी कि उस वाक़ये को नज़रअंदाज कर सकूं, लेकिन आज भी वही कैफियत थी, वही बेचैनी थी और वही परेशानी थी जो कि ना सिर्फ मुझ पे तारी थी बल्कि चाहने के बावजूद भी ना ही मैं सो पा रही थी। और ऐसे ही देखते मेरे जितने भी घर वाले थे वो सारे के सारे ना सिर्फ सोते चले गए बल्कि आखिर में जब 2 या 2:30 बजे का दोबारा से टाइम हुआ तो मैं अकेली इस पूरे घर में जाग रही थी। अब मैं चाहती थी कि मैं किसी भी कीमत पे ये जो बैक साइड वाला एरिया है यानी जिस विंडो से ये जो फाटक वाला हिस्सा है जो कि मुझे नज़र आया करता है मैं उस तरफ ना जाऊं। लेकिन कुछ देर तक बैठने के बाद मुझे बाकायदा महसूस होने लगा जैसे कोई मेरा नाम लेके बाकायदा मुझे पुकार रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे किसी लड़की की आवाज़ है जो मुसलसल मेरा नाम पुकारती चली जा रही है। अजीब बात ये थी ये जो लड़की की आवाज़ मुझे पुकार रही थी जब मैंने इस आवाज़ पे गौर करना शुरू किया तो ये जो आवाज़ थी ये बिल्कुल बैक साइड से यानी जहाँ पे वो फाटक मौजूद था उस तरफ से सुनाई दे रही थी। अब एक दिल कह रहा था कि मैं वहाँ पे जाऊँ और जाके देखूँ कि आखिर कौन है जो मेरा नाम लेके मुझे पुकार रहा है, और एक दिल था जो कह रहा था कि मेरा उस तरफ जाना ख़तरे से खाली नहीं है। बहरहाल कुछ देर तक अपने आप को समझाने के बावजूद जब मेरे कदम खुद ब खुद बैक साइड की तरफ बढ़ने लगे तो जैसे जैसे मैं उस विंडो की तरफ बढ़ती चली जा रही थी वैसे वैसे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी धड़कनें न सिर्फ बढ़ती चली जा रही हैं बल्कि अब मेरा सामना उस लड़की से किसी भी लम्हे दोबारा से होने वाला है। और ऐसे ही हुआ कि जब मैं उस विंडो पे आके दोबारा से बैठी तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने उस दरख्त की तरफ देखना शुरू किया जिस दरख्त की तरफ से वो एकदम से कल चलते हुए मेरे सामने आई थी, तो इसी दौरानिए में कि जब मैं उस दरख्त की तरफ देख रही थी तो दोबारा से वो जो लड़की थी
उस दरख्त के पीछे से एकदम से न सिर्फ मेरे सामने आ गई, बल्कि ऐसा लग रहा था वो आज भी बेलिबास है और वैसे ही चलती हुई मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही है। अब जैसे जैसे वो लड़की मेरी तरफ बढ़ती हुई चलती चली आ रही थी, वैसे वैसे मेरी जो ऊपर की सांसें थीं वो ऊपर और जो नीचे की सांसें थीं वो नीचे रुक चुकी थीं। एक अजीब सी कपकपाहट थी जो मेरी पूरी बॉडी में ना सिर्फ तारी हो चुकी थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वो मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही है, शायद मेरा आखिरी टाइम है जो मेरे करीब आ रहा है। जैसे जैसे वो जो लड़की थी मेरी तरफ बढ़ती चली आई, वैसे वैसे बस मैंने एकदम से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। अब मुझे यकीन हो चला था कि इस लड़की से या ये जो भी मखलूक है, इस मखलूक से मुझे कोई भी नहीं बचाने वाला। एक अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे वो लड़की मेरे करीब पहुंचती जा रही थी, वैसे वैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो लड़की है, इस लड़की के न सिर्फ पैर उल्टे हैं, बल्कि इसकी जो आंखें हैं वो मुकम्मल तौर पे ऊपर चढ़ी हुई हैं। बहरहाल जैसे ही वो लड़की मेरे बिल्कुल करीब पहुंची और मुझ में और उस लड़की में मुश्किल से 10 या 12 फीट का फासला मौजूद होगा, तो ऐसा लगा पीछे से मेरी मदर ने मुझे आवाज़ दी है। और ऐसा ही था कि जब मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा तो मेरी मदर ना सिर्फ मेरे पीछे खड़ी हुई थी, बल्कि वो मुझसे पूछ रही थी कि इतनी रात में इस वीराने में या इस सुनसान रेलवे फाटक में क्या तलाश कर रही हो। अब जैसे ही मेरी मदर ने ये सवाल किया तो मैंने उनके सामने उस पेड़ की तरफ या फिर उस लड़की की तरफ इशारा करना शुरू किया। और जैसे ही मैंने उस लड़की या उस पेड़ की तरफ इशारा किया तो जो मेरी मदर थी एकदम से आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने के बाद जब उन्होंने उस तरफ देखना शुरू किया तो अजीब बात यह थी कि अब वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। अब मैं एक अजीब सी कैफियत का शिकार थी। मैं चाहती भी थी कि मैं अपनी माँ को सब कुछ बताऊं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैंने उनको बताने से गुरेज किया। खैर, उन्होंने कहा कि इतनी रात में यहाँ पे मत बैठो, वापस कमरे के अंदर आओ और सोने की कोशिश करो। खैर, जब मैं उनके कहने पे अपने कमरे के अंदर आई तो मैंने कमरे के अंदर आने के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी और सोने की कोशिश करने लगी। खैर, अल्लाह अल्लाह करके जब मुझे नींद आई तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं भरपूर नींद में थी और इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। मैंने देखा, यानी कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं उसी जगह, यानी जो मेरा घर है उसकी जो बैक साइड वाली विंडो है, उस विंडो के पास चेयर डाल के बैठी हुई हूँ और रात के 2 या 3 बजे का टाइम है। मैं मुसलसल उस दरख्त की तरफ या फिर उस रेलवे फाटक की तरफ नज़रें घुमा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसी लड़की की मुंतज़िर हूँ और मेरी आंखें उस लड़की को तलाश कर रही हैं। इसी दौरानिए में कि जब मैं उस लड़की को तलाश कर रही थी तो एकदम से मंजर बदला। मैंने देखा कि एक लड़की जिसके पीछे बहुत सारे गुंडे लगे हुए हैं, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है और वो जो लोग हैं जो उसके पीछे लगे हुए हैं वो मुसलसल उस लड़की को पकड़ने की या उसको पकड़ के उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लड़की अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह इन गुंडों से, इन आवारा लोगों से अपने आप को बचा सके। बहरहाल देखते ही देखते वो जो लड़की है वो उस दरख्त के नीचे आती है और वो जितने भी लोग हैं जो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं वो उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसी दौरानिए में वो जो लड़की है वो एकदम से एक रस्सी दरख्त की तरफ फेंकती है, यानी कि वो रस्सी को दरख्त के ऊपर फेंक के एक फंदा बनाने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो रस्सी दरख्त से घूम के नीचे आती है तो देखते ही देखते वो लड़की
उस रस्सी के ज़रिए अपने आप को फंदा लगाने की या फांसी देने की कोशिश करती है। और ऐसे ही हुआ कि देखते ही देखते वो जो लड़की थी वो उन सब के सामने अपने आप को फंदा लगाती है और कुछ सेकंड के अंदर अंदर देखते ही देखते उसकी जान निकल जाती है। अब जैसे ही मैंने ये ख्वाब देखा तो एकदम से मेरी आंख खुली, और जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि जिस बेड पे या जिस पलंग पे मैं सो रही थी, मेरे बिल्कुल बराबर में वही लड़की, जिस लड़की को अभी मैंने ख्वाब में देखा था, वो ना सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही है। अब जैसे ही मेरी आंख खुली और मैंने अपने सामने उस लड़की को देखा तो मैंने एकदम से ना सिर्फ चीखना शुरू कर दिया, बल्कि जैसे ही मैंने चीखना शुरू किया तो मेरे जो घर वाले थे, ख़ास तौर पे जो मेरी बहनें थीं, वो सबसे पहले उठ के बैठ गईं। अब मेरे जो घर वाले थे मुसलसल मेरे ऊपर दम दुरूद करते रहे, और जब कुछ देर के बाद मेरे औसान बहाल हुए तो मैंने अपने पेरेंट्स को सारा का सारा वाक़या बताया। अब ये जो वाक़या था, ये सुनने के बाद जो मेरे फादर थे, उनका यही ख्याल था कि हो सकता है तुम्हारा वहम हो या तुमने वाकई में सिर्फ ख्वाब देखा हो। इस बात को नज़रअंदाज करो, लेकिन फिर भी मैं अगले दिन जो मस्जिद के इमाम साहब हैं उनसे मुलाकात करूँगा, और अगर ज़रूरत हुई तो तुम्हें भी उनसे मिलवाऊँगा। खैर, जैसे तैसे करके ये जो रात थी ये सुबह में तब्दील हुई, और अगले दिन जब मेरे जो फादर थे वो मस्जिद गए तो वहाँ पे जो इमाम साहब थे उनसे जब उनकी मुलाकात हुई तो इमाम साहब को मेरे फादर ने जो भी वाक़यात थे या जो भी ख्वाब मैंने देखा था, सारा का सारा वैसे ही बयान कर दिया। मेरे फादर बताते हैं कि जब उन्होंने ये सारा का सारा वाक़या सुना तो ये वाक़या सुनने के बाद उन्होंने कहा कि जो बैक साइड वाला एरिया है, ख़ास तौर पे जहाँ पे ये रेलवे फाटक मौजूद है, इस एरिया के बारे में वैसे भी बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मशहूर हैं। जैसे कि आम तौर पे कहा जाता है कि जब ये पाकिस्तान इंडिया अलग अलग हुए थे, यानी कि ये जो पार्टीशन है वो हुआ था, तो उसके बाद ये जो एरिया था, इस एरिया में अक्सर लोगों ने रात के औकात में एक औरत को या एक बदरू को ना सिर्फ घूमते हुए देखा है, बल्कि अक्सर जो लोग रात में यहाँ से गुजरा करते हैं वो उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश किया करती है। खैर, ये तो एक अलग वाक़या है। बहरहाल, जब इमाम साहब ने 1 या 2 दिन में जो भी उनका हिसाब था वो लगाया, और उसके बाद जब उन्होंने इस्तिखारा किया तो उनका यही कहना था कि आपकी बेटी, क्योंकि अक्सर रात के औकात में उस खिड़की के ज़रिए उस वीरान हिस्से को, यानी उस रेलवे फाटक को देखती रहती है, तो रात में जो भी बुरी मखलूक़ात हैं वो वहाँ पे मौजूद हुआ करती हैं। और उन मखलूक़ात में से एक मखलूक है जो कि बुरी मखलूक है, वो आपकी बेटी को अपने काबू करने की या अपने ताबे करने की कोशिश कर रही है, और वो चाहती है कि उसके साथ जो कुछ माजी में हुआ है वो उसके बारे में आपकी बेटी को बता सके। बेहतर यही है कि इस तरह के वाक़यात का या इस तरह के मामलात का ज़िक्र किसी के साथ ना किया जाए, क्योंकि जितना ज़िक्र आप इस तरह की मखलूक़ात का जितने लोगों से करेंगे, उतना ही आपकी बेटी की जान को ख़तरा बढ़ता चला जाएगा। तकरीबन आने वाले 10 या 15 दिनों तक आप किसी भी कीमत पे अपनी बेटी को न घर से बाहर निकलने दें, और अगर हो सके तो ये जो बैक साइड वाला एरिया है जहाँ पे ये रेलवे फाटक मौजूद है, उस तरफ जाना तो दूर की बात है, उस तरफ देखने से भी परहेज़ करें। और एक बात ये भी है कि जो कुछ आपकी बेटी को नज़र आ रहा है या जो कुछ आपकी बेटी ने ख्वाब की सूरत में देखा है, वो एक मैसेज हो जो कि एक सच्चे वाक़ये के बारे में आपकी बेटी को बताया गया हो। लेकिन मेरा यही मानना है कि किसी भी सूरत में आपकी बेटी को उन मखलूक़ात की दुनिया से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसे हुआ कि जैसे जैसे वो जो इमाम साहब थे वो गाइड कर रहे थे या जो कुछ पढ़ने का वो बोल रहे थे,
मैं वैसे ही वैसे करती चली गई और अल्लाह का शुक्र है कि ग्रेजुअली मेरी जो हालत थी वो कदरे बेहतर हो गई। उसके बाद से ना ही मुझे वो लड़की नज़र आई और ना ही उस तरह का कोई ख्वाब आया।